Social Tech Yeah, hi. Talk. Yeah, hi, 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 hi. How are you? Thank you so much. Thank you. I'm good. How about you? I'm also. First of all, Yeah. छोटा सा introduction. Okay. So I have done my bachelor's in engineering in electrical and electronics engineering in the year of 2008. Okay. Okay. From JNTU Hyderabad, and later have done my master's in power electronics and electric devices in year of 2011 from JNTU Kakinada. Yeah, from then onwards, I am very much fascinated about the GATE exams, engineering services exams, Baba Ultimate Research Center, ISRO, Defense Research Development Organization, just PSUs like this. So to me, IT sector at that point of time, what I used to think is, to me, IT sector is totally a sort of department which is not having any stability. Okay. I used to think like that. I used to think that what these guys gonna do if the job is gone वैसे ये compared एक to अच्छा compared ये अच्छा yeah पॉइंट है वैसे. yeah. So compared to PSUs, जब PSUs को आप कंपेयर करते हो ना, जब वहां पे क्या होता है, आपको जॉब नहीं जाता. जब आप काम नहीं करोगे या फिर आप कैसे भी आप परफॉर्म करोगे, आपका आपका पैकेज कौन है. Your package does not depend on your performance. But here it is totally different. See, you need to perform. Even then, nowadays, if you perform, there is no such guarantee that you will be having a stable position. Right, I agree on that. Yeah. So, and I struggled a lot to crack the GATE examination. Being an electrical engineering aspirant, so I have given 3 times my personal based on my personal preparation, and I have given 2 more times taking that long-term coaching. Oh, nice. Yeah, even then my marks are just 3 marks ahead, 3 marks less to get into PSUs like NTPC, ONGC, Power Grid, BHEL, IOCL, like this type of PSUs. So I used to lag behind 2-3 marks. Just because of those 2-3 marks, I used to miss the interview rounds. Okay, and then I struggled a lot. Later I have joined some faculty. तो जैसे आपने कहा आपने मास्टर्स की हुई है, उसके बाद आप गवर्नमेंट एग्जाम की मास्टर्स के बाद गवर्नमेंट एग्जाम एग्जाम है वो मैंने बहुत किया था. उसके बाद मुझे एक फ्रेंड से पता चला कि ये रिक्रूटमेंट की चीज एक है, मतलब एक डिपार्टमेंट है ऐसा, जहाँ पे ओनली कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं आपका. राइट. तो मैंने क्या समझा कि मैं अपने मतलब कम्युनिकेशन में मुझे बहुत मतलब मुझे थोड़ा बहुत कुछ की दिक्कत नहीं है, आसानी से मैं कर पाता हूँ. तो उसके बाद में मतलब मैं अपना जर्नी स्टार्ट किया एज अ रिक्रूटर, एज अ डोमेस्टिक आईटी रिक्रूटर. मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया था और स्टार्टिंग मैंने एक्सेंचर के लिए काम किया था. एक्सेंचर में आपने कौन से ईयर में ज्वाइन किया था? 2021 में ज्वाइन किया था. कितने टाइम काम किया आपने? 2019 में ज्वाइन किया. 2019 में एक्सेंचर में डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट डील किया था. तब आके मुझे पता चला कि अगर सॉफ्टवेयर में क्या हो, सॉफ्टवेयर में कौन सा डिपार्टमेंट है. तो मैं अपना खुद मतलब वहाँ जो रिक्रूटर है ना, वो उससे
मैं क्या मतलब मुझे पता कि आईटी इंडस्ट्री में दो डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, एक सर्विस बेस्ड कंपनी। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो या फिर सर्विस बेस्ड कंपनीज हो, पूरा की पूरा सॉफ्टवेयर में 3 डिपार्टमेंट्स हैं। एक कोडिंग है और एक टेस्टिंग और तीसरा डेटा एनालिसिस। राइट। तो मैंने शुरू किया, मतलब रैंडमली मुझे रिक्वायरमेंट्स मुझे डील करना पड़ा था। तो मैं रिक्वायरमेंट्स डील किया था, कोडिंग का जो रिक्वायरमेंट्स डील किया था, टेस्टिंग का जो रिक्वायरमेंट्स डील किया था। तो रोल्स होते थे, कॉन्ट्रैक्ट टू हायर रोल्स होते थे, परमानेंट रिक्वायरमेंट का जो रोल्स होते थे। तो दूसरा मैंने मतलब दोनों का जो मैं मतलब डील किया हूँ। और सारी की सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं, सभी टेक्नोलॉजीज में मैंने काम किया था। और मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ, एचआर और कंसल्टेंट में डिफरेंस क्या है? एचआर मतलब कंसल्टेंट क्या होते हैं, क्लाइंट से डील करते हैं, एन नंबर ऑफ क्लाइंट से डील करते हैं। क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है ना, राइट अवे कंसल्टेंट डील्स विद क्लाइंट। वेयर एचआर वो एक ही फर्म को देखते हैं, एक ही स्टाफ को देखते हैं, स्टाफ का जो मैनेजमेंट देखते हैं। बस यही फर्क है दोनों में। एचआर जो है वो सिर्फ एमबीए वाले कैंडिडेट बन सकते हैं या फिर कोई भी बन सकता है? ये मेरा इसके लिए मेरा आंसर कुछ फनी है। आप जो भी पढ़ो कोई भी कंसल्टेंट बन सकता है, कोई भी एचआर बन सकता है। इसके लिए कुछ मैंडेटरी एजुकेशन की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? मतलब मैंने देखा है, मतलब आप मुझे ही ले लो, मैं अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैं एक एमटेक ग्रेजुएट, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है ना, मतलब कंसल्टेंट का डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, एचआर मेरा डिपार्टमेंट है। तो फिर भी मैं यहाँ हूँ। तो कोई भी बन सकता है। इसके लिए एक सीक्रेट ऑडियंस की डिमांड है, एक कंसल्टेंट को किसी भी कंपनी में एक एवरेज नंबर की बात करेगा, कंसल्टेंट को किसी भी कैंडिडेट को रेफर करने के कितना अमाउंट बनता है, एक एवरेज अमाउंट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मानो कि आप जावा फुल स्टैक डेवलपर का जो हायर करते हैं, ठीक है, और क्लाइंट है एक्सेंचर। ठीक है। तो एक्सेंचर पहले से ही इनिशियली एक्सेंचर 30 LPA, फॉर एग्जाम्पल 30 LPA कोट करता है कंसल्टेंट। उनको भी, एक्सेंचर को भी हमारे जो कंसल्टेंट्स है ना, हम हमसे मतलब दूसरे कंसल्टेंट्स उसको पार्टनर्स हैं। तो मान लो कि एक्सेंचर ने हमको कोट किया 30 LPA फॉर जूनियर, मतलब सीनियर फुल स्टैक डेवलपर, जावा डेवलपर। तो मैं एज ए कंसल्टेंट मैं अपने रिक्रूटर से मैं क्या बोलूँगा, ये तो बस 15 LPA और 20 LPA के ही मैक्सिमम हम देते हैं। उनसे हम 30 LPA ले लेते हैं। 30 LPA लेने के बाद कैंडिडेट को क्या बोलते हैं, 20 LPA इज द मैक्सिमम दैट वी कैन गिव। उसके बाद क्या होता है, कैंडिडेट से बार्गेनिंग करके, इधर उधर करके, थोड़ा खींच के, थोड़ा प्लस तो करके, जहाँ भी हो मतलब 20 LPA या फिर 18 LPA तक रिक्रूटर डील पक्का करेगा। जो बाकी की जो पैसे लेफ्ट है ना, वो कंसल्टेंट का मनी है। Yeah. For one candidate only. Yeah. For like that we used to hire a lot of people. Right. So to me personally, I believe that जितने दिन तक, जितने टाइम तक, जितने फ्यूचर तक का सॉफ्टवेयर आईटी इंडस्ट्री रहेगा, उतने दिन तक कंसल्टेंट
कंसल्टेंट रहेगा, कंसल्टेंट ऐसे ही कमाते रहेगा। इसके तो लिए ये ये समझने के या ये समझने के लिए हमको 2-3 जनरेशन प्रायर जाना पड़ेगा हमको, वहां से एनालिसिस करना पड़ेगा। पहले क्या होते हैं ना, पहले से मतलब पुराने जब 3-4 जनरेशन के पहले क्या होते थे, फॉर एग्जाम्पल एक्सेंचर को यही जावा फुल स्टैक डेवलपर चाहिए, उस टाइम पर कंसल्टेंट्स कोई नहीं है। उस टाइम पर एक्सेंचर खुद अपने एचआर को भेजते हैं, कैंपस प्लेसमेंट्स में भेजते हैं, या फिर एक नोटिस देते हैं, एक सोशल मीडिया में एक एडवर्टाइजमेंट डालते हैं कि हमको ऐसे जावा फुल स्टैक डेवलपर का रिक्वायरमेंट है। उसको वो एडवर्टाइजमेंट देख के कई कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स देते हैं, ऐसे इंटरव्यूज कंडक्ट करते थे, और फिर ठीक से मतलब रिजल्ट्स नहीं मिला तो फिर कैंपस प्लेसमेंट हो जाते हैं, वहाँ हायर करते हैं। अभी ये क्या हुआ ना, कंसल्टेंट जब when consultants came into the picture, these bargaining type of them, these type of difficulty has gone for a HR, for a client itself HR. लेकिन मोस्टली जैसे आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर राइट, और मुझे भी कंसल्टेंट के कॉल आते हैं, जैसे आपका भी कॉल आया मुझे। तो जैसे मानो मैंने कोई अपना एक पैकेज डिसाइड किया कि मुझे इतना नंबर ऑफ अमाउंट चाहिए राइट, और कई बार ऐसा मोस्टली ऐसा होता है कि कंसल्टेंट खुद कहते हैं क्या नहीं, आप कम डिमांड लग रहे हो, आप ये नंबर तक जा सकते हो और ये कंपनी इजीली आपको पे कर देगी आपके एक्सपीरियंस और आपकी स्किल्स के बेस पे राइट, ऐसा भी होता है। हाँ, तो उस बेस पे इसका मतलब ये हुआ कि कंसल्टेंट को वो रिमेनिंग अमाउंट नहीं मिलेगा, उनको डिसाइडेड है कि पर कैंडिडेट उनको 10,000 या पर लाख रुपीज ही मिलेगा। नहीं, कैंडिडेट को कितना मिलेगा, मैंने बोला ना 20 LP, if the recruiter tells the candidate that it is only 20 LP max, then the candidate will get only for 20 LP, and for 20 LP only candidate. No, suppose you do not tell me like what is the budget of the company, right? बजट तो एग्जांपल मैंने लिया है ना, बजट तो एक्सेंचर ने 30 LPA दिए, 30 LPA से मतलब 5 LPA 8 LPA मतलब 10 LPA हम मार्जिन रखते हैं। अच्छा, उसमें से एटलीस्ट 5 LPA कट करने के बाद ही हम कैंडिडेट से बोलते हैं कि अरे भैया ये मैक्सिमम है, मतलब यही मैक्सिमम है, हम दे सकते हैं। और रिमेनिंग अमाउंट कंसल्टेंट को चला जाता है राइट? हाँ, इजीली। लेकिन मोस्टली कंपनीज ऐसा नहीं करती है, मोस्टली कंपनी ऐसा भी करती है कि उनको पर कैंडिडेट का कुछ रेवेन्यू मिलता है, कुछ पे मिलता है। आप अगर सपोज करो एक कैंडिडेट हायर किया तो उनको पर लाख मिल गया पर कैंडिडेट राइट, ये भी एक सिनेरियो है। हाँ, ये भी है, मतलब एक कैंडिडेट मतलब ऐसा कंपनीज हम उंगली से मतलब काउंट करते हैं। अच्छा, अब ये कंपनीज मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये टाइप ऑफ कंपनीज ज्यादा है, मतलब कंपनीज नहीं कंसल्टेंट। तो बेनिफिट तो वही है, तो इसलिए शायद कंसल्टेंट उधर काम करना चाहती है। वैसा भी कंपनीज है। अगर सपोज ये जो आपने वेरिएशन बताया सैलरी का और एक्सपेक्टेड सैलरी का, ये वेरिएशन हर एक प्रोफाइल के लिए सेपरेट है या फिर सबके लिए कॉमन है? ये रिक्वायरमेंट को डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, ये बदलता रहता है। लेकिन मोस्टली कंपनी से जो डायरेक्ट एचआर कॉल करते हैं तो उनका बजट तो इतना, वो लोग तो रिवील ही नहीं करते पूरा बजट, भाई हमारा बजट इतना है या इतना ही हम दे पाएंगे राइट। वो कैंडिडेट से पूछेंगे, पहले आस्क करेंगे, फिर वो लोग बताएंगे कि हाँ इतना नहीं दे पाएंगे या ये हाइक ज़्यादा है या करंट आपका ज़्यादा है राइट।
इस सिचुएशन का क्या सॉल्यूशन है? उसके पीछे ये राज है, इसीलिए रिवील नहीं करते हैं। नहीं, राज तो असल है, में जो लेकिन ये तो कॉल डायरेक्ट एचआर से आया है, कंपनी एचआर से, कंसल्टेंट से नहीं आया। वहाँ भी कुछ मार्जिन होते हैं। वो लोग भी मतलब वो लोग भी झूठी बोलते हैं। मेरे हिसाब से वो लोग भी झूठी। आप उनकी प्राइवेसी लीक कर रहे हो। नहीं, मैं जो जो मैं जो है वी हैव मतलब मेरा एक मानना है कि हमको हैलोजिनेशन में नहीं जीना है, हमको रियलिटी में जीना है। ये है ना, ये रियलिटी है ना। बिल्कुल। सपोज करो मैं एक छोटा सा आपसे एग्जांपल लेना चाहूँगा। अगर किसी कैंडिडेट को एचआर से नेगोशिएट करना है सैलरी पे, तो उसको क्या ट्रिक्स अपनानी चाहिए, क्या बातें करनी चाहिए, किस पॉइंट पे उसको डिस्कस करना चाहिए, और अपने अपने जो पैकेज उनको चाहिए वो कैसे उसको अचीव करें? See, for example, you are a Salesforce automation tester. राइट। I have told it is for only 20 LPA. Beyond 20 LPA, we cannot offer anything. But you are expecting CTC is 24 LPA. राइट। So what I do is actually that particular role it is 35 LPA, which you don't know. Which you don't know. राइट। Which I only know. Okay, and what I used to tell is this is for only 20 LPA. You are telling 24 LPA. Please come to 20 LPA, please. And at last you will stick to 22 LPA. राइट। Now I got 8 LPA profit राइट। since it is for 30 LPA exactly. राइट। So what I personally feel is when the requirements comes from consultancy, और चाहे कंसल्टेंसी से आते हो रिक्वायरमेंट या फिर डायरेक्ट एचआर से आते हो, आपको जो भी आदमी आपको मतलब जो भी आदमी आपको रिक्वायरमेंट के बारे में बोलेगा वो बजट के हिसाब से सरासर झूठ बोलता है। मतलब आप उसको आप जान नहीं पा सकते। मतलब आप किसको जाके पूछते, कैसे जानोगे उसके एग्जैक्ट एलपीए, एग्जैक्ट बजट कितना है, आपको नहीं पता है। आप इन्वेस्टिगेशन करो, आप रिसर्च करो, फिर भी आप नहीं जान सकते। नहीं, करेक्ट। इसी सिचुएशन को ये एचआर वाले और फिर कंसल्टेंट्स वाले कैश करते हैं। तो मैं वही पूछना चाह रहा था आपसे, ऐसी सिचुएशन में कैंडिडेट को कैसे डील करना चाहिए? कैंडिडेट को कैसे डील करना चाहिए? हाँ, तो इसके लिए मैं दो ऑप्शन मतलब दो मेथड्स में मैं आपको समझा सकता हूँ। एक तो होता है CPH और दूसरा होता है परमानेंट रोल्स, है ना। So if it is for permanent roles, the scenario, the analysis is different. So अगर मानो कि आपको परमानेंट रोल, so मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं अभी कैंडिडेट हूँ। मैं क्या देखूंगा? एक्सेंचर का फॉर एग्जांपल इट इज नॉट फ्रॉम एक्सेंचर, इट इज फ्रॉम एनी अदर XYZ कंपनी। उसका CMMI लेवल का जो ग्रेडिंग है वो देखना, उसका जो रिक्वायरमेंट है ना, रिक्वायरमेंट जो स्किल्स है वो जो रिक्वायरमेंट का जो वेट है, रिक्वायरमेंट का जो कॉन्सेप्चुअलिटी है वो देखता हूँ। तो मेरे फ्रेंड्स भी हैं। अब मैं कैंडिडेट हूँ, अब मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, अभी मैं कैंडिडेट। मेरा फ्रेंड्स है ना, मेरा अभी सॉफ्टवेयर कम्युनिटी में मेरा फ्रेंड्स है ना, इसी रोल में मैं कंपेयर करता हूँ अपने फ्रेंड्स से। वो मेरा एक बंदा हुआ 35 LPA काम कर रहे हैं इसी रोल पर, मगर कंसल्टेंट में क्या बोल रहे हैं 20 LPA बोल रहे हैं। तो कुछ गड़बड़ है, तो इसको स्किप कर लेता हूँ, दूसरी अपॉर्चुनिटी को चले जाता। If it is permanent, since it is permanent,
there is no point of bargaining. There will be a bargaining, but with not that much of margin. Okay. Got it? So अब कम next comes to ये Contract to hire. पूरा मतलब यहाँ मैं कंसल्टेंट मैं लूट सकता हूँ कैंडिडेट की पिटी पर सीट है। मैं एक तो मैं झूठ बोल रहा हूँ और दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, लूट रहा हूँ। कैंडिडेट का जो टैलेंट है ना उसको मैं लूट रहा हूँ। कैसे लूट रहा हूँ मैं? अच्छा, तो एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैं जब तक मैंने मतलब मैं अपने आप को मैंने इंट्रोड्यूस किया था कैंडिडेट से, जब बात कर रहा हूँ ना, इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोडक्शन से लेके आखिरी फोन कट करने तक मैं कॉन्ट्रैक्ट का जो नाम ही नहीं लूंगा। ओके। मैं उनको बोलूंगा, ये सरासर प्योर झूठ बोलूंगा कि ये परमानेंट रोल है, बट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, and if your performance is up to the mark, you can have it straight away. You can have contact you with the Accenture or XYZ managers. If your performance is up to the mark, they will convert that 1 year project into permanent. Right. ऐसे स्टोरीज मैं आपको बोलूंगा। ओके। यहाँ मतलब कंसल्टेंट वालों को या फिर HR वालों को C2H का जो खास करके C2H का रोल है उसमें ज्यादा फर्क। मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूँगा। तो यहाँ क्या है ना, यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट है वही कॉन्ट्रैक्ट का जो नाम का जो रिक्वायरमेंट है ना, यही स्कैम है, एक हार्डकोर स्कैम है। आपको अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स को करते देते, मतलब आपको इस्तेमाल करते हैं HR वाले। आपको बोलेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बोलेगा कि आपको ये परमानेंट रोल है, आप we just want to maintain a longest tenure with you, we just want to maintain at least 3 to 5 years the longest tenure with you करके बोलते हैं रिक्रूटर। तब आप क्या बोलोगे? अच्छा भाई ये तो बहुत अच्छी कंपनी निकले हैं, मतलब अभी अच्छे मतलब बहुत अच्छी तगड़ा डील निकले हैं, 30 LPA और आज तो मेरा दिन बन गया ऐसे आप मान तो उसके बाद के पीछे पर्दे के पीछे क्या है, वो उसका प्रोजेक्ट है, ओरिजिनली उसका प्रोजेक्ट है 3 मंथ। 3 मंथ के बारे में क्लाइंट आपसे क्लाइंट को कुछ लेना देना है। करेक्ट। 3 मंथ के इसीलिए आप कैंडिडेट हो, आपको क्या पूछना है? अच्छा, तो ये फिर अभी ये परमानेंट का जो रिक्वायरमेंट है ना, आप क्या बोल रहे हो परमानेंट का जो रिक्वायरमेंट है, तो पेरोल कंपनी कौन सा है करके आपको पूछना है पहले। जब परमानेंट रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल एक्सेंचर का ही परमानेंट रिक्वायरमेंट है, आपको एक्सेंचर से ही पेरोल आना चाहिए। राइट। आपको दूसरी कंपनी से पेरोल आ रहे हैं, यही पता चल रहा है कुछ गड़बड़ है। बट इसमें मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे डिलॉयट भी, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, किसी कंपनी को गलत नेगेटिव सेंस में नहीं ले रहा, सारी मोस्टली कंपनी जो सर्विस बेस्ड कंपनी है वो एक कंसल्टेंट का काम करती है। राइट। इंजीनियर हायर करती हैं, थर्ड क्लाइंट का काम करवाती है, उनको कंपनी सैलरी देती है। राइट। उनका खुद का तो कोई प्रोजेक्ट नहीं होता मोस्टली। तो उस केस में तो हमें 100% डिपेंड होना पड़ेगा कंसल्टेंट के ऊपर, उस कंपनी के ऊपर जो भी हमने ज्वाइन किया। उस केस में भी क्या होता है, एक थर्ड पार्टी और लेयर बनती है, थर्ड लेयर जो एज ए कंसल्टेंट हायर करती है। जैसे कि मैं क्या बोलूँ, EY, राइट, उन्होंने हायर किया मुझे और उन्होंने मुझे प्लेस कर दिया डेल की प्रोजेक्ट के अंदर या किसी XYZ कंपनी के प्रोजेक्ट के अंदर। डेल के पास किसी और क्लाइंट का प्रोजेक्ट है। राइट। तो मुझे क्लाइंट की कोड कुछ और होगी, XYZ कंपनी को XYZ कंपनी की कोड थर्ड पार्टी कंसल्टेंट कुछ और होगी और थर्ड पार्टी कंसल्टेंट की कोड मुझे कुछ और होगी, मतलब उसमें गैप बहुत ज़्यादा बड़ा होगा।
राइट। तो इस सिचुएशन को तो डील करने का कोई तो ऑप्शन नहीं है ना तो कैंडिडेट के पास। तो हम है कैंडिडेट तो हमेशा ठगा हुआ जाए। है ऑप्शन है। वो बताइए बताइए। वो ऑप्शन या ऑप्शन मुझे ही पता है ना, मैं कंसल्टेंट मैं कंसल्टेंट हूँ। अभी मैं कैंडिडेट नहीं हूँ ना, मैं कंसल्टेंट हूँ, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। पेरोल से जान लो, मतलब पेरोल कंपनी। सो ऐसे ऐसे सिचुएशन हम आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। कैसे है ना, सी फॉर एग्जांपल this is Uday calling you from Savvy or Software Solutions Services. We have an urgent requirement for a Java full stack developer for one of our clients, Novolis, and whose end user is Microsoft. आप सुन लो, मैं कितनी कंपनीज का नाम ले रहा हूँ। आपको अभी एक कैंडिडेट होते हुए आपको पता नहीं। बताइए। या तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे सिचुएशन में दो तीन नाम के, मतलब दो तीन कंपनी के नाम ले रहे हैं रिक्रूटर, और फिर बोल रहे हैं ठीक है, एक तरफ तो रिक्वायरमेंट की जो रोल है ना, एक तो ये तो बहुत तगड़ा है, इसमें जो कुछ दिक्कत नहीं, इजीली कैंडिडेट इंटरेस्ट शो कर सकते हैं इसमें। मतलब 3-4 कंपनीज इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ फिर कुछ गड़बड़ है। उस समय आपको कैंडिडेट होते हुए आपको क्या पूछना है, जो भी है रिक्वायरमेंट जो भी हो, आप जहां से भी कॉल कर रहे हो, मुझे पेरोल कंपनी का बोल रहा हूँ मैं, मुझे पेरोल कहाँ से, किस कंपनी से मिल रहा है, मुझे पेरोल सैविटीआर से मिल रहा है, या फिर एक्सेंचर से मिल रहा है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट से मिल रहा है, या फिर CBRE से मिल रहा है। और मैं जो ये जो प्रोजेक्ट है ना, मैं किसके बिहाफ कर रहा हूँ, एक्सेंचर के बिहाफ कर रहा हूँ या CBRE के बिहाफ कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट किसके बिहाफ कर रहा हूँ, उसी बिहाफ मुझे पेरोल आना है। ऐसे आप सिक्योरिटी बन सकते हो। चलो ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि if it is genuine ना, if Accenture is calling you for its own requirement, then Accenture obviously will not tell any other companies दूसरी कंपनीज का जो नाम नहीं लेते अपने खुद, क्योंकि वो खुद का रिक्वायरमेंट है ना, उसका पेरोल भी हमारे ही है, रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट भी हमारे ही है, ऐसे बोलने में उनको दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जेन्युइन प्रोजेक्ट, जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, जेन्युइन पोजीशन। आप ऐसे फिल्टर कर सकते हो, आप टारगेट करो पेरोल कंपनी की। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि कंपनीज कंसल्टेंसी भी काफ़ी स्मार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। वो लोग किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेते हैं, वो लोग बोलते हैं आप पेरोल पे रहोगे हमारे और काम करोगे XYZ कंपनी के लिए, किसी बड़ी कंपनी का। नहीं ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है। ऐसा मतलब ऐसी कंपनी को ज्वाइन मत करो। एकदम यही तो मैं आपको बताता हूँ सर, एक एग्जाम्पल। तो जैसे मान लो एक वैकेंसी निकली है, किसी XYZ कंपनी है, ठीक है, मेरे सेम एक्सपीरियंस के कैंडिडेट कम से कम 40 से 50 हज़ार होंगे राइट इंडिया के अंदर, और उसी पोजीशन में अप्लाई करने वाले कम से कम 20% होंगे उसका। मतलब मैं मानता हूँ 15 या 10 हज़ार एम्प्लॉय ऑलरेडी होंगे जो उस पोजीशन को लुक कर रहे हैं। मेरा एक बजट है A, उसका बजट है B और तीसरे का बजट है C। हम 3 कैंडिडेट ले लेते हैं। मैंने आपका वाला दिमाग लगाया, स्मार्टली प्ले किया, कैंसिल कर दिया, लेकिन मेरे को इसका मतलब मेरे को ऑफर नहीं आएगा, मैं आउट हो गया। कैंडिडेट B है, उसने कहा कि हाँ ठीक है मेरे बजट से है, मेरे को पर मैं सेम बजट पे आ रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा बार्गेनिंग करेगा और थोड़ा सा कहते हैं ना एक मॉडिफाई हो जाएगा उसके लिए, थोड़ा सा यार मेरे को तो ठीक है अच्छी जॉब मिल रही है, अच्छी कंपनी में काम। C कैंडिडेट है, अब C कैंडिडेट क्या करेगा, मेरे को तो हाइक भी मिल रहा है अच्छा खासा, और मुझे क्या ही मतलब, मुझे तो सैलरी से मतलब है, ठीक है काम मैं फलानी कंपनी के लिए कर ही रहा हूँ, तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो आप उस कैंडिडेट ने क्या किया, ऊपर की जितनी भी लेयर थी ना, जितने भी कैंडिडेट थे उस सबको हटा दिया, कंपनी ने भी उन सबको हटा दिया, और इस कैंडिडेट C के साथ चले गए। तो यहाँ तो आप बेरोजगार रह जाओगे ना। हाँ, उसका भी सोल्यूशन है, बताइए। आप A कैटेगरी B कैटेगरी को छोड़ो, आप मैं C कैटेगरी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। रिक्रूटर को जो भी जितना भी चाहिए, मतलब जो भी चाहिए रिक्रूटर, आप रिक्रूटर को बोलने दो। आप सुनो, अगर आप उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट में आपको कुछ ज़रा सा भी इंटरेस्ट है,
तो फिर आप ज्वाइन कर लो, मगर एक कंडीशन पर। वो रिक्रूटर क्या बोल रहे हैं ना, वो C2H, एक्चुअली वो रिक्वायरमेंट C2H, वो आपको क्या बोल रहे हैं, परमानेंट बोल रहे हैं। राइट। हाँ, तो आप एक कंडीशन रखो रिक्रूटर को, जो भी है ऑफर लेटर में लिख के, ऑफर लेटर को आप 1 ईयर के बाद, मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एक्सटेंशन प्रोजेक्ट we will put you into another company. After if your performance is up to the mark, then Accenture will grab you as a permanent employee. Put all these words, put all these things in the offer letter, then I will do. करके आप बोल, ये solution। कंसल्टेंट तो उस पर रिकॉर्ड कैंसिल कर देंगे ना फिर। नहीं, उन लोगों को तो चाहिए, मतलब हर किसी कैंडिडेट, हर किसी बंदा ये ऐसे ही बोलते रहते तो फिर रिक्वायरमेंट की बात कहाँ। तो वो लोग मजबूर हो जाएंगे, फिर ऑफर रिलीज कर देंगे ना। एक्चुअली मजबूर वो होता है जिसको जॉब की जरूरत होती है, ठीक है। यहाँ पे जो लूज करता है वो कैंडिडेट ही करता है, कंसल्टेंट नहीं करता, या किसी भी कोई पर्टिकुलर कंपनी नहीं करती है, राइट। उसका मेरे को लगता नहीं कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, पर आपने ये सजेशन दिया कि ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हर कैंडिडेट ऐसा नहीं करेगा, राइट। और जो ऐसा नहीं करेगा उसी को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी। और जैसा आपने कहा कि C2H वाली जो पोजीशंस होती है वो मोस्टली कंसल्टेंट के थ्रू ही आती है, राइट। तो हम इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर किसी डायरेक्ट कंपनी का HR का कॉल आता है तो वो फुल टाइम परमानेंट रोल है, और किसी कंसल्टेंट के थ्रू आता है इसका मतलब C2H 100%, राइट। तो डेटा साइंस पे भी आते हैं। अभी पहले ये डिस्कस करते हैं, अगर किसी को कंसल्टेंसी ओपन करनी खुद की, ठीक है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा बेसिक, और कंपनीज को कैसे अप्रोच किया जाता है। 2-3 कंपनीज या 2-3 कंपनीज डेवलपमेंट कंपनीज मिलके कंसल्टेंसी रखते हैं, उन लोगों के रिक्वायरमेंट्स के लिए ही रखते हैं। जब वो प्रॉफिट लाइन पे आते हैं, बहुत अच्छी प्रॉफिट लाइन पे आते हैं, तो उन लोगों का जो परफॉर्मेंस देख के अलग अलग क्लाइंट्स उस कंसल्टेंसी को अप्रोच करते हैं कि भाई हमको हमारा रिक्वायरमेंट को भी हैंडल करके हमको भी थोड़ा प्रॉफिट बनाओ, ऐसे करके। लेकिन इनिशियली पॉइंट क्या रहेगा कंसल्टेंसी स्टार्ट करने? मतलब मैं समझा नहीं। Suppose I wanted to start the company of consultancy. I want to recruit people for third person. Okay. Then how can I start my company? You can start your company happily. You can approach one HR. You can approach one delivery manager. You can approach one business development manager. You can search them easily in Naukri. You can buy Naukri credentials. From Naukri, you can get them easily. Soon after getting those 3 people, you can open a consultancy happily, and you can start your business. You can simply, at this point of time, I don't want to use that word, but you can simply play with the talent of candidates. Oh my. आपने सारे सीक्रेट्स रिवील कर दिए। तो मैं मतलब मेरे हिसाब से मैं एक ही बोल रहा हूँ, जब वो सीधे अच्छी कंपनी है, अच्छी डेवलपमेंट कंपनी हो या फिर अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी हो, वो कुछ कंसल्टेंट्स पर डिपेंड नहीं करते हैं। पहले ये तो बात हुआ पक्का, ये तो सीधी बात। जब उस तरह के रिक्वायरमेंट्स आपको आते हैं ना, तो ब्लाइंडली आप इंटरव्यू शेड्यूल्स ले सकते हैं। और जब XYZ कंसल्टेंट में, अभी मैंने I am calling from Savvy TR Services Private Limited. We are having an urgent requirement. We are much worried about immediate joiners. When is your notice period? How is it negotiable with your managers? And can you make it between 2 to 3 days? ऐसी जल्दीबाजी क्या है रिक्वायरमेंट के लिए? ऐसी जल्दीबाजी क्या है? तो मतलब अभी मैं TCS में काम करता हूँ, TCS वाले छोड़ दें, एटलीस्ट 60 डेज नोटिस पीरियड है ना कि 60 डेज नोटिस पीरियड होने के बाद ही TCS वाले छोड़ दें ना,
मगर वो जाने के बाद भी ये क्या पूछ रहे हैं रिक्रूटर, वी आर वेरी मच वरीड अबाउट immediate joiner, can you, is it negotiable with your manager, can you negotiate with your managers and can you make it within please at least within 7 days करके अगर ऐसा रिक्वायरमेंट आपको आए ना, आप मानो कि आप फंसने वाले हो। तो ये सारा स्कैम ही चल रहा है मार्केट में। हाँ हाँ, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे ही रिक्वायरमेंट के मतलब उसके अलावा कुछ रिक्वायरमेंट, जेन्युइन रिक्वायरमेंट, वो लोग नहीं बोलेगा कि लेट मी नो द नोटिस हाउ मेनी डेज इज लेफ्ट, कैन यू मेक इट एटलीस्ट आफ्टर 1 month। ऐसे रिक्वायरमेंट को आप रिले कर सकते हैं, मतलब आप क्या बोलते हैं, आप बिलीव कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है कि कंसल्टेंसी ही कॉल करती है अपनी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, राइट। मोस्ट ऑफ द कंपनीज कॉल नहीं करती हैं, उनके पास ओपनिंग होती हैं लेकिन उनके पास कैंडिडेट के सीवीज काफ़ी ज़्यादा मेल्स रिसीव होते हैं, तो वो लोग शायद शॉर्टेज नहीं कर पाते और कंसल्टेंसी को ही हायर करना प्रेफर करते हैं, राइट। हाँ हाँ हाँ, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं दो तरीके की मतलब कैसे बचना मतलब कैंडिडेट कैसे बच सकता है ये बोलना चाहता हूँ। एक 3 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं ऐसे कंपनीज को, ऐसे फेक कंपनीज को हमको जानने के लिए 3 डिफरेंट एफिशिएंट पैरामीटर्स हैं। एक तो नोटिस पीरियड, और दूसरा तो जॉब लोकेशन, और तीसरा तो कंपनी का जो रेपुटेशन, मतलब जो प्रोजेक्ट है ना उसका एंड क्लाइंट कौन है, आपको पूछना है। ओके, वो एंड क्लाइंट की जो CMMI कंपनी लेवल है ना, आपको जानना पड़ेगा। नेक्स्ट कम टू नोटिस पीरियड। मैं अभी जो एज आई टोल्ड यू, इफ दे आर मच वरीड अबाउट इमीडिएट जॉइनर्स देन डेफिनेटली इट इज अ फेक। देन if they are not at all worried about your notice, if they ask you at least can you make it within a month, then it is a genuine। ये हुआ नोटिस पीरियड से जानने के लिए। और लोकेशन, see if it is a genuine consultancy or if it is a genuine development company or whatever, they will not bother, they won't much, they will not worry that you have to work from office। If your situation is like that, if your situation I mean आप ऑफिस से मतलब आपको रिमोट ही चाहिए, आप रिमोट, आपका जो सिचुएशन आपको डिमांड कर रहे हैं ना, वो सिचुएशन के हिसाब से आपको वर्क फ्रॉम होम चाहिए तो चाहिए, so they will agree for that। If it is genuine company, if it is genuine requirement, they will agree, they will आपको आपका जो मतलब दिक्कत है वो आपको समझ सकते हैं, और फिर बोलेगा कि आप टेक हाउ मेनी मंथ्स यू वांट टू वर्क फ्रॉम होम करके पूछेगा ना। अगर ये पूछा है ना तो फिर वो कंपनी जेन्युइन। अगर no we want to work from we have stopped work from home and you need to join immediately from the day one itself, you need to attend work from home, then that is a fake। बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो परसेंटेज है ऑफ स्कैम है, हर एक कंसल्टेंसी नहीं करता है और हर एक कंपनी भी ऐसी डील नहीं करती, राइट। क्योंकि मोस्टली मैं मतलब जो मेरे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, और वो मोस्टली कंसल्टेंट के थ्रू ही हायर हुए होंगे, राइट, कहीं ना कहीं। बहुत रेयर कॉल होता है HR का डायरेक्ट कॉल है किसी कंपनी से। अगर बड़ी कंपनी है तो, छोटी कंपनियां तो HR ही कॉल करते हैं, उनके पास बजट नहीं होता कंसल्टेंट का, राइट। तो जैसे सपोज करो उन्होंने XYZ कंपनी, बड़ी कंपनी, Fortune 500 में सिलेक्शन हुआ, तो वो लोग ज्वाइन भी करते हैं Fortune 500 को, और वहाँ पे वर्क भी कर रहे हैं 4 से 5 साल 6 साल। ऐसा कैसे? या तो ये परसेंटेज ऑफ स्कैम कम है या स्कैम ज़्यादा है, कुछ तो रेशो होगा ना इसका फिर। हाँ, सो रेशियो अभी आज नवडेज ये रेशियो बढ़ गए, मतलब फेक वालों का रेशियो बहुत बढ़ गया। तो मैंने आपको
आप बताइए। जो मैंने आपको मतलब कैसे जानना क्या करते हैं, मतलब फेक कैसे जान सकते हैं, मोटर स्पिरिट के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, PMMI लेवल के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ऑफर मतलब जो रिक्वायरमेंट आते हुए इमीडिएटली हमको हमारे जो फ्रेंड्स कम्युनिटी है ना, वो उसको आपका जो फ्रेंड्स को जाके पूछो कि ये मुझे ये रिक्वायरमेंट आया, वो लोग इतने ऑफर कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली इस रिक्वायरमेंट के लिए कितने बाहर मार्केट में कितना ऑफर चल रहे हैं, आप ऐसे जान सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट रिवील देयर सैलरी और दे डू नॉट वांट टू बी गुड फ्रेंड फॉर ए सजेशन, राइट? कोई नहीं चाहेगा कि मुझसे ज्यादा Yeah. सैलरी मेरे फ्रेंड को मिल जाए। But being a candidate, you can play with these consultants. How? तो हाउ You can start a return plan. How? हाउ In that case, बात सीधी सी बात है, सिंपल बात, आपका जो करेंसी कितना है, मानो कि आपका करेंसी 20 LP है, आप बोलो कि मेरा करेंसी कितनी है, 30 LP है, मेरा करंट भी 30 LP है, आप बोल रहे हो हाँ 30 LP, आप बोल रहे हो आपका जो बजट लेवल है, बजट लेवल भी 30 है, ठीक है, एक काम करो, मेरा करेंसी 30 है ना, आपका बजट लेवल 30, आप बजट लेवल भी 30 है ना, एक काम करो, आप 40 LP दे दो, दिस हो जाएगा ना काम करके, वो आप रिटर्न प्ले कर सकते हो उन लोग कंसल्टेंट। नहीं, पर वो देंगे नहीं ना, आप समझे नहीं मेरा कहने का मतलब। मैंने ये प्ले किया, राइट? सपोज कर लेते हैं वो कैंडिडेट और भी हैं उनके पास लिस्ट में, उनको कॉल करेंगे, उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो एग्री होंगे जितना भी वो नंबर बोलते हैं, और इसमें हायर हो जाएंगे। मैं तो गया, फिर मेरे को तो जॉब ही नहीं मिलेगी ऐसे तो। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक बात बोलूँ, सो बीइंग ए रिक्रूटर, आई नो I will call hundreds of people. I used to talk hundreds of people a day. Of those hundreds of candidates like you, 80 people reject my call. Oh. Do you know? Yeah, 80 people will easily they will easily know that the requirement itself is fake. Why? मतलब ये आपके साथ होता है? हाँ, भाई बिकॉज मैं इतने सारे पैरामीटर्स बोल रहा हूँ, एक मैं नोटिस पीरियड से राजी नहीं हो रहा हूँ, लोकेशन से मैं राजी नहीं हो रहा हूँ, रिक्वायरमेंट से राजी नहीं हो रहा हूँ, और फिर ऊपर से लेके बजट में जी मैं कुछ नाटक वाटक कर रहा हूँ, और फिर वेरी इंपॉर्टेंटली आई एम टेकिंग द नेम ऑफ several companies instead of only one company. There should be only two companies, right? One is the main company, one is the payroll company, and the other is the end user company. Obviously, there should be only two companies. मैं इतने सारे कंपनीज का जो नाम बोल रहा हूँ, ऐसा है। लेकिन जैसे आपका कॉल आया, राइट? तो मुझे आपने एक ही कंपनी का नाम बोला था। हाँ, मैंने बोला कि मैं कॉन्फ्रेंस चालू किया, जी हाँ, मैंने CBRE for Salesforce automation testing. Right. This is a permanent opportunity. This is a permanent remote opportunity करके बोला ना, मैं शायद मैं कुछ इस तरह से याद नहीं किया। This is requirement. तो मैं तो हायर CBRE के लिए ही होने वाला था, राइट? हाँ, नहीं, ये बात गलत है, मतलब ये यहाँ ही ट्रिक है, ये जो यहाँ की ये पार्ट में ही ट्रिक है। ट्रिकी क्या है ना, आप काम करोगे CBRE के, CBRE आपको 100% रिप्लेस करेगी, ये तो पक्का है, मगर पैसे आपको आएगा SavvyTR से पैसे आएगा। ओह, तो पेरोल विल बी SavvyTR। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, कैंडिडेट को पूछना है कि whatever is my working company, that itself should be my payroll company. तो करके आप ये पूछो। ऐसे रिक्वायरमेंट्स भी हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटीज भी कई बहुत सारे हैं। तो डेटा साइंस का आपके थॉट कैसे आया, और आप तो इसकी प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे हो? इसके लिए मैं एफिशिएंटली आपको मतलब रिप्लाई दे सकता हूँ कि
सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट 3 इंडस्ट्रीज हैं, 3 डिपार्टमेंट है ना, एक कोडिंग, एक टेस्टिंग और एक डेटा एनालिसिस। जो मगर मतलब बात क्या है, मेरा कैरियर में अभी 11 साल गैप। So with this 11 years gap, will I be able to study Java? Will I be able to go with coding? Or will I be able to go with testing? No. Right. Since because I am not having at least 1 month of experience. Even if I go, I may not stay there because due to lack of relevant experience, they will simply fire me out. And now I am left only with data science department. डेटा साइंस डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट है ना, अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और आपका जो एप्टीट्यूड स्किल्स हैं और आपका जो मैथ सॉल्विंग अप्रोचिंग स्किल्स जो हैं वो आपका बहुत अच्छा है, तो आप इजीली वहाँ वो कॉन्सेप्ट इजीली जान स्टडी कर सकते हैं। Scalar Academy, Scalar Academy have conducted we have conducted an urgent, immediate online, बिना बोले online test किया conduct किया। I have scored 97 out of 100 without any preparation. So they told that your math solving skills, your aptitude skills are awesome. We are just searching the candidates like you. If you, in addition to that, if your communication is also good, then you can easily study data science. Even if you don't have coding skills, even if you don't have coding skills, no problem. Just grab the concepts that we are providing. That's enough. आपके भी आपने कहा कि 11 ईयर गैप है आपके अंदर, आपकी एजुकेशन में और अभी तक, राइट, आपकी जर्नी में। तो जैसे ये सिनेरियो भी काफ़ी होता है कंपनीज के अंदर, एचआर के कॉल आते हैं कैंडिडेट को, कैंडिडेट से उसने कहा कि मुझे 1 ईयर 2 ईयर गैप है मेरी एजुकेशन में, या फिर मैंने गवर्नमेंट की एग्जाम प्रिपरेशन की थी 2 साल 3 साल, उसके बाद मैं अब लुक कर रहा हूँ प्राइवेट जॉब। तो इस तरह के क्वेश्चन से कैसे बच सकते हैं और इसका क्या सोल्यूशन है? ऐसे क्वेश्चन 2 अलग डिपार्टमेंट है ना, मैंने बोला कोडिंग और टेस्टिंग, वहाँ पूछा जाता है। डेटा साइंस डिपार्टमेंट में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे, मतलब HR नहीं पूछे। HR will not ask such type of things. They will simply consider you as a fresher. Since if you are able to handle the project as a fresher, whatever may be, डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट का जो मेन रोल है, एक रॉ डेटा से यूजफुल इनसाइट डेटा फाउंड कर सकते हैं कि नहीं, निकाल के देना है। SQL skills, using SQL skills and using machine learning skills, if you are able to grab the raw data and if you are able to find the insights of it, then it is okay. Even if they won't care. See, Amazon or Flipkart won't care whether you have 30 years of career gap or whether you have 11 years of career. They will see whether you are able to apply your machine learning skills, whether you are able to apply your artificial intelligence skills, whether your attitude is strong. They will look at them. अगर फिर भी किसी कैंडिडेट को कोडिंग में ही जाना हो, सब कुछ जावा में जाना हो 4 ईयर गैप के बाद, तो उससे क्या सोल्यूशन? मतलब है, उसकी सोल्यूशन है। 4 ईयर गैप के बाद सोल्यूशन है। अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट को अप्रोच करने के बाद, मतलब अच्छी तरह से वो स्टडी करने के बाद फेक डालना है, फेक एक्सपीरियंस डालना है। फेक एक्सपीरियंस से ही काम आते हैं ना। हमको तो रियलिटी में जीना है, बस हम हैलुसिनेशन में नहीं जी सकते। There is no option other than 4 years. If it is 4 years gap or if it is 10 years gap, now your motto is to go into Java development, or if your motto is to be a Python programmer. But where is the solution? Immediately,
one who asks you, the HR, he will ask you, what the hell have you done these 10 years? So, in order to escape that question, you have to put a face. That is the only Okay. oral, come to them, because there you are not going to get. And what about DevOps? DevOps is also efficient, just like data. It is also we can एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट भी है। हाँ आपकी कंसल्टेंसी के एक्सपीरियंस के अंदर आपने सबसे ज़्यादा वैकेंसी कौन सी प्रोफाइल पे देखी है और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट कौन से प्रोफाइल के हैं? सबसे ज्यादा वैकेंसी में डेवलपमेंट नहीं की है, मतलब पर्टिकुलर जावा या किसी प्रोफाइल पे? सीनियर .NET Core डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपमेंट rather than full stack and back end development. Front end development requirements, .NET requirements, Java requirements. These are most frequent requirements. और That सबसे is ज़्यादा और सबसे ज़्यादा क्राउड किस प्रोफाइल के लिए है? क्राउड प्रोफाइल, मतलब वो बहुत क्राउड फुल स्टैक को कॉम्पीट करता है, बहुत क्राउड। तो वैकेंसी कम किस में है और क्राउड किस में ज़्यादा है? वैकेंसी कम है, वैकेंसी कम टेस्टिंग में है अभी, और क्राउड ज़्यादा है। मेरे हिसाब से क्राउड ज्यादा है। या बिकॉज we see, even if we laugh, that is the actual scenario, that is the actual situation. There are 50 tests in the world, but the requirement is only 3 or hardly 4. That's why I asked this thing. Yeah. Thank you, Uday, to joining this podcast, and you share a lot information with us, and keep connected. Thank you guys for watching this video till here. Keep subscribing, keep watching. Bye bye.